विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी द कश्मीर फाइल्स इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। फिल्म में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की कहानी दिखाई गई है। भारी संख्या में लोग सिनेमा घरों में फिल्म को देखने जा रहे हैं। हरियाणा समेत कुछ राज्यों ने फिल्म को टैक्स फ्री भी कर दिया है। अपनी रिलीज के साथ ही यह फिल्म कई रिकॉर्ड कायम करती नजर आ रही है। सिनेमा घरों में दस्तक देने से पहले कई तरह के विवादों में घिरी द कश्मीर फाइल्स लोगों के बीच काफी समय से चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि फिल्म रिलीज होने के बाद से ही रोजाना उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में फिल्म ने रविवार को अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में एक नया मुकाम हासिल किया है। रविवार को हुए फिल्म के ताबड़तोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखकर आप कह सकते हैं कि विवेक रंजन अग्निहोत्री की इस फिल्म को छुट्टी का भरपूर फायदा मिला है। फिल्म ने रविवार को करीब 14 करोड़ की कमाई की, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। रविवार को हुई कमाई के बाद द कश्मीर फाइल्स कोरोना काल की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है। 14 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म ने जहां अपने पहले दिन यानी शुक्रवार को 3.25 करोड़ की कमाई की थी, तो वहीं शनिवार को अपनी कमाई में 100% का इजाफा करते हुए इसने 8.25 करोड़ की कमाई कर डाली। इसके बाद रविवार को सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए द कश्मीर फाइल्स ने तमाम विवादों और आलोचनाओं के बावजूद 14 करोड़ रुपए अपनी झोली में समेट लिए हैं। केरल कांग्रेस ने फिल्म की आलोचना की है। रविवार को केरल कांग्रेस ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में मारे गए पंडितों से ज्यादा संख्या तो मुसलमानों की रही है। केरल कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए कहा कि वे आतंकवादी थे जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया है। साल 1990 से लेकर 2007 के बीच के 17 सालों में आतंकवादी हमलों में 399 पंडितों की हत्या हुई। इसी अवधि में आतंकवादियों ने 15,000 मुसलमानों की हत्या कर दी। कांग्रेस ने आगे लिखा कि घाटी से कश्मीरी पंडितों का पलायन तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन के निर्देश पर हुआ था, जो कि आरएसएस के आदमी थे। केरल कांग्रेस ने आगे कहा कि कश्मीरी पंडितों का पलायन भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाली वीपी सिंह सरकार के समय में शुरू हुई है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाली वीपी सिंह सरकार दिसंबर 1979 में सत्ता में आई थी। पंडितों का पलायन उसके ठीक एक महीने के बाद से शुरू हुआ। कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कुछ नहीं किया और नवंबर 1990 तक वीपी सिंह सरकार को अपना समर्थन देती रही। कांग्रेस ने दावा किया है कि यूपीए सरकार ने जम्मू में कश्मीरी पंडितों के लिए 5,252 मकान बनाए। इसके अलावा पंडितों के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी गई। इसमें पंडितों के परिवार के छात्रों को स्कॉलरशिप और किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं। कांग्रेस की तरफ से किए गए सिलसिलेवार कई ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। लोगों ने कांग्रेस से कई तीखे सवाल पूछे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की करारी शिकस्त पर मंथन करने के लिए कांग्रेस की शीर्ष नीति निर्धारक इकाई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक पार्टी मुख्यालय में हुई। सीडब्ल्यूसी ने सर्वसम्मति से सोनिया गांधी के नेतृत्व पर भरोसा जताया। कांग्रेस अध्यक्ष से अनुरोध किया गया कि वे सामने से नेतृत्व करें, संगठनात्मक कमजोरियों को दूर करें, राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक और व्यापक संगठनात्मक परिवर्तन करें। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने भाषण में कहा कि अगर पार्टी को लगता है कि राहुल, प्रियंका और उन्हें खुद इस्तीफा देना चाहिए तो वे ऐसा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सीडब्ल्यूसी ने सर्वसम्मति से इसे खारिज कर दिया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि स्वतंत्र और स्पष्ट तरीके से बहुत विचार विमर्श हुआ। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के हर सदस्य द्वारा बोला गया हर वाक्य मीडिया के लिए खुला नहीं है। एक बात हर एक सदस्य ने सर्वसम्मति से स्वीकार की कि उन्हें सोनिया गांधी के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास है। उन्हें चुनाव तक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में बने रहना चाहिए। 4 घंटे की लंबी बैठक में चुनावी प्रदर्शन की जांच की गई और पार्टी ने उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में अपने प्रदर्शन के लिए राजनीति की अपनी कमियों को स्वीकार किया। जहां तक पंजाब के परिणाम का सवाल है, कांग्रेस ने कहा कि यह सत्ता विरोधी लहर के कारण, जिसे सत्ता में बदलाव से संबोधित नहीं किया जा सकता, संसद सत्र के तुरंत बाद चिंतन शिविर आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने विचार विमर्श के बारे में जानकारी देते हुए कहा,
राहुल गांधी के पार्टी की कमान संभालने के सवाल पर जैसे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने किया, सुरजेवाला ने कहा, हर एक नेता चाहता है कि राहुल गांधी आगे आएं और नेतृत्व करें, लेकिन एक चुनाव तय करेगा वह। गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक G23 नेताओं के समूह में से केवल 3 ऐसे थे जो CWC की बैठक में शामिल हुए थे। CWC की बैठक के बीच छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने राहुल गांधी के समर्थन में झंडा बुलंद किया है। सिंहदेव ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर कहा, राहुल गांधी भारत में एकमात्र नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी और RSS की विचारधारा को चुनौती देते हैं। भारत के विचार के लिए उनकी लड़ाई पूरे देश में लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावना को मजबूत करती है। उनकी ईमानदारी फांसीवादियों को डराती है। वह ऐसे नेता हैं जिनकी कांग्रेस और भारत को जरूरत है। अशोक गहलोत ने बैठक से पहले कहा, प्रधानमंत्री को राहुल गांधी पर निशाना साधकर अपना भाषण शुरू करना है। आप समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। हम सभी चाहते हैं कि राहुल जी पार्टी नेतृत्व की कमान संभालें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व में बदलाव जैसी कोई बात नहीं है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिवकुमार ने भी पार्टी प्रमुख के रूप में राहुल गांधी का समर्थन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। इनमें से 4 राज्यों में बीजेपी ने अपना परचम लहराया। 5वें राज्य के परिणाम चौंकाने वाले रहे। पंजाब विधानसभा चुनाव में आपने कांग्रेस और बीजेपी को पछाड़ते हुए एक तरफा जीत हासिल की और पंजाब की सत्ता पर काबिज हुई। पंजाब में इस स्थिति को लेकर कई तरह की चर्चा राजनीतिक गलियारों में है। खासकर कांग्रेस को लेकर राजनीति जानकार मानते हैं कि जिस तरह से चुनाव के चंद माह पूर्व पंजाब के मुख्यमंत्री को बदला गया था, उसका खामियाजा कहीं न कहीं कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ा। यही वजह रही कि सत्ता पर काबिज होने के बावजूद कांग्रेस पंजाब में भारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस भी मानती है कि चुनाव के कुछ माह पूर्व पंजाब का मुख्यमंत्री बदलना कहीं न कहीं उनके लिए हानिकारक साबित हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बना हुआ था, जिसे दूर करने में नए मुख्यमंत्री सफल नहीं हो सके। इस वजह से पंजाब में कांग्रेस को हार हुई। इस चुनाव परिणाम ने छत्तीसगढ़ में उस संभावनाओं पर विराम लगा दिया है जिसमें यह कयास लगाए जा रहे थे कि हो न हो विधानसभा चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है। यानी कि 2.5 साल का फार्मूला न सही, फिर भी छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री जरूर बदला जाएगा। लेकिन जो परिणाम पंजाब में देखने को मिला, उसके बाद अब यहाँ की परिस्थितियाँ बदलती नजर आ रही हैं। राजनीति के जानकार भी इस चुनाव परिणामों को देखते हुए आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बदलाव की संभावनाओं पर पूरी तरह से खारिज करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि साल 2018 में कांग्रेस के सत्ता पर काबिज होते ही मुख्यमंत्री बनाने को लेकर पार्टी में जद्दोजहद शुरू हो गई थी। बाद में पार्टी हाईकमान ने भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी। उसके बाद छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के मुख्यमंत्री के फार्मूला की चर्चा रही, लेकिन छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का बदलाव नहीं हुआ। मुख्यमंत्री बदलाव को लेकर आए दिन पार्टी के अंदर और बाहर घमासान मचा रहा। इस बीच सितंबर 2021 में राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ का दौरा होना था। इसकी तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक की। बस्तर में कार्यक्रम की तैयारियों का जिम्मा आबकारी मंत्री कवासी लखमा को सौंपा गया। कवासी लखमा बस्तर में सक्रिय हो गए थे, लेकिन बाद में यह दौरा रद्द हो गया, क्योंकि उसी दौरान 2.5 साल के बाद मुख्यमंत्री बदलाव की चर्चा जोरों पर थी। हालांकि कई मंत्री और विधायकों तथा वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने मुख्यमंत्री के बदलाव के पक्ष और विपक्ष में दिल्ली में डेरा डाल रखा था। बाद में भूपेश बघेल ने दिल्ली में बयान दिया था कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, जिसके बाद सभी छत्तीसगढ़ लौटे थे। उसके बाद न तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बदले और न ही मुख्यमंत्री बदलाव को लेकर किसी तरह का कोई बयान पार्टी की ओर से आया है। हालांकि इसी बीच राहुल गांधी फरवरी में छत्तीसगढ़ आकर लौट भी गए। उस दौरान ही राजनीति के जानकारों ने साफ कर दिया था कि अब प्रदेश में मुख्यमंत्री का बदलाव नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ विधानसभा सीट में उपचुनाव का बिगुल बज गया है।
17 मार्च को अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जबकि 12 अप्रैल और 13 अप्रैल को मतगणना के बाद परिणाम जारी किए जाएंगे। खैरागढ़ छत्तीसगढ़ की खास जगहों में से एक क्यों है? दरअसल खैरागढ़ का इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय एशिया के उन कुछ चुनिंदा संस्थानों में से है जो संगीत और कला को पूरी तरह समर्पित हैं। यह एशिया का पहला ऐसा संस्थान है जो कला और संगीत में उच्च शिक्षा देने हेतु स्थापित किया गया है। खैरागढ़ आजादी से पहले एक छोटी सी स्वतंत्र रियासत हुआ करती थी, जहां के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और रानी पद्मावती ने ही 1956 में इस विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। इसकी स्थापना के लिए उन्होंने अपना राजभवन दान में दिया था। आज भी विश्वविद्यालय का कामकाज इसी भवन में होता है। खैरागढ़ शाही परिवार के सदस्य जनता कांग्रेस विधायक देवव्रत सिंह की मृत्यु के बाद उपचुनाव हो रहे हैं, जिन्हें पिछले साल 4 नवंबर को दिल का दौरा पड़ा था और 52 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। इसे 1.5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की रिहर्सल भी कह सकते हैं, क्योंकि खैरागढ़ के लोग कभी पार्टी से प्यार नहीं करते, बल्कि वे प्रत्याशी को परखते हैं और उसी के मुताबिक वोट करते हैं। यही वजह रही है कि पिछले 4 चुनावों में क्षेत्र की जनता ने किसी एक पार्टी को लगातार 2 बार चुनाव नहीं जिताया है। आपको क्या लगता है, इस बार कौन यहाँ से बाजी मारने वाला है? नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। उपचुनावों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस ने खैरागढ़ उपचुनाव जीतने का दावा कर दिया है। कांग्रेस का दावा है कि उसके पास नेतृत्व है, उसके पास कामकाज की लंबी फेहरिस्त है, जिसके दम पर वो जनता के बीच जाएंगे। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुनील आनंद शुक्ला ने कहा कि पार्टी खैरागढ़ उपचुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। चुनाव में जाने के लिए हमारे पास मुद्दे हैं। कांग्रेस सरकार के प्रभावी काम हैं, जिसकी बदौलत कांग्रेस पार्टी ने लोगों का भरोसा जीता है। हमारे पास नेतृत्व है, उस नेतृत्व के दम पर हम चुनाव पर जाएंगे। सुनील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार की उपलब्धि के कारण जनता का कांग्रेस के प्रति एक नया विश्वास पैदा हुआ है। इसी विश्वास के दम पर हम खैरागढ़ उपचुनाव भी जीतेंगे, इसका हमें पूरा भरोसा है। हमारे पास सरकार के कामकाज की लंबी फेहरिस्त है। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि इस चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गंभीर है। 2018 के चुनाव में बहुत कम अंतराल से हम पीछे रह गए थे। इस विधानसभा उपचुनाव को लेकर हमारे सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। उपेक्षित परिणाम आएंगे। सभी कार्यकर्ताओं व नेताओं में चुनाव को लेकर उत्साह है। जनता पहले से मन बना चुकी है और इस बात का संकेत पहले से आ रहा है कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगी। कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में राज्य की 90 में से 68 सीटें जीतकर शानदार जीत हासिल की थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 15, JCCJ को और बहुजन समाज पार्टी को क्रमशः 5 और 2 सीटें मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।